बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर नंबर 4 के बारे में। जी हाँ बच्चों, आपके कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ये हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर होने वाला है, जिसको हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। एक बार पेपर का पैटर्न देख लेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर कुल 34 प्रश्न और 5 खंड होंगे। खंड का रहेगा बच्चों आपका 21 एमसीक्यू वाला। खंड खा रहेगा जिसके अंदर 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। फिर आपका खंड घा 4 नंबर की 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड यानी केस स्टडी वाले। और 5वें खंड में आपका एक रहेगा मैप, ठीक है, 5 नंबर का। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE यहाँ पे रहेगा आपका। ओके बच्चों, तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये हमारे चौथे पेपर के पार्ट 1 की है। इसमें हम दो आपके जो सेक्शन है ये कवर करेंगे। कौन कौन से सर? खंड का और खंड खा, यानी कि टोटल 21 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन इनको डिस्कशन कर लेंगे। बाकी आपका जो बच जाएगा उसको हम समझा देंगे अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 2 की वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो आज के अपने सैंपल पेपर 4 के पार्ट 1 को समझने के लिए? रेडी हो? अगर हाँ तो फटाफट से सेशन को लाइक करिए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी हो? रेडी हो तो चलो शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव सेशन के पहले सेक्शन की। सेक्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 21। ये बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। अब देखो बच्चों, जो भी बच्चा लाइव सेशन में अभी जुड़ा हुआ है, आप सभी के सभी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है लाइव सेशन में जरूर कीजिएगा और फिर मैच करना जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और याद रखो यहाँ पे आप 21 नहीं बल्कि कम से कम 50 एमसीक्यू की तैयारी करने वाले हो, क्योंकि कई सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जिसमें एक एमसीक्यू से आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से आंसर करना और अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है बच्चों? तो अभिजात वर्ग के बारे में देखो, सबसे पहली बात, समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी। बिल्कुल सही बात है। अभिजात वर्ग के जो लोग थे ये अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकते थे और उनके पास में सामंती सेना भी होती थी। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ ये अपना स्वयं का एक न्यायालय भी लगा सकते थे, यानी कि कौन सा हो जाएगा सर जी यहाँ पे? राइट, ऑप्शन नंबर डी वाला। वेरी गुड, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी अरिस्टोटली? तो वहां पे आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यस सर जी, डी है। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं, ध्यान से देखना। सेकंड में पूछा गया है मेसोपोटामिया का जो उरूक नगर है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो पढ़ते हैं। देखो मेसोपोटामिया के उरूक नगर, ये 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति हुई, यानी कि उरूक में अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, तो ये तो हमारा सही है। दूसरा, उरूक नगर की रक्षा के लिए इसके चारों ओर काफी पहले एक सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई थी, यानी कि एक दीवार बनाई गई थी किलीबंदी टाइप की। ठीक है, तो ये भी सही है। उरूक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा, तो ये भी सही है। उसके बाद इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया था। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा राइट होगा? देखो ये रहे आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन। अब आप एक बार बताओ मुझे इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, ए वाला राइट हो जाएगा, ऑफिशियल राहुल 070। वेरी गुड। ओके, चलिए सारे बच्चे आंसर करो। ए हो जाएगा। हिमांशु, आयुष, अंशिका, अनुष्का, क्या बात है, आज ए नाम वाले बहुत है। चलो यहाँ पे जो है ना आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातों को बड़े गौर से सुनो। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा नगर है जिसकी तरक्की 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुई? तो याद रखिए उरूक नगर। ठीक है, उसके बाद उरूक नगर कब से कब तक अपने अस्तित्व में बना रहा? तो 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। ऐसा कौन सा नगर था बच्चों जो कि 400 हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो उरूक नगर था। तो ये 3 एमसीक्यू आपके एक्स्ट्रा ये कंप्लीट हो गए। ठीक है,
चलो सेम इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लेंगे। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर करेगा। 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल के इतिहासकार, कौन से इतिहासकार ने रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों की उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, ये बताया। तो वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने ऐसा बताया कि रोमन नगर में रहने वाले जो कुलीन परिवार हैं इनको वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने की होती थी। ठीक है, ओके, सलोनी कश्यप, बी राइट होगा, वेरी गुड, ओलंपियोडोरस। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है काफी जहां से होता है ना कि जहां पे आपकी नजर नहीं पहुंचती है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सेम यही आंसर यहां पे हो जाएगा। आयुष आपने भी राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो संजना आपने भी राइट आंसर दिया, तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, हम जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, यानी कि ये जो चीन की महान दीवार है, आखिर इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? क्यों इतनी लंबी इतनी बड़ी दीवार का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था बच्चों? यायावर कबीले जो थे वो यहाँ पे आक्रमण करते रहते थे और चीन की सुरक्षा के लिए, यानी कि सबसे पहली बात तो यायावर कबीलों से बचने के लिए, उनके आक्रमण से बचने के लिए और चीन की सुरक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम इन्वेजन ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स, इसलिए किया जाता था। ठीक है, डी राइट आंसर है, वेरी गुड। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अभिकथन में हमसे ये कहा गया है कि 11वीं सेंचुरी में व्यक्तिगत संबंध जो कि सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे, यानी कि लॉर्ड, राजा, अभिजात, इन सभी के बीच में, किसान वगैरह के बीच में जो व्यक्तिगत संबंध थे ये बहुत ही कमजोर पड़ने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्थिक लेन देन जो था ये अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित था, लेकिन 11वीं सेंचुरी तक आते आते आर्थिक मुद्रा जो थी वो, मतलब मुद्रा जो प्रचलन था वो कम हो गया, इसीलिए ये संबंध के आधार कमजोर हो गए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मंगोलों के द्वारा हरकारा पद्धति के लिए प्रदान किए गए अपने घोड़ों एवं अन्य पशुओं के 10वें हिस्से को क्या कहते थे? ठीक है, तो हरकारा पद्धति के लिए जो मंगोल थे इन्होंने अपनी सेना में से तकरीबन 10वें हिस्से के घोड़े और पशुओं को बेसिकली दिया, तो उसे क्या बोला गया? ठीक है, 6 का आंसर है ए, राहुल, वेरी गुड। और ये कौन है? सुजमे ऑल्सो राइट, दिवांशु किंग राइट है, आयुष आप भी राइट हो, रवि मंडल आप भी राइट हो, सलोनी ऑल्सो एंड ठीक है, अनुष्का कुमारी ए है, ठीक है, प्रणब यू ऑल्सो राइट, ठीक है ठीक है, और कौन सा है? दिनेश, वेरी गुड। अभिषेक, अभिषेक आपने सी बोला, नहीं सी नहीं है, ए है इसका। ठीक है, कुबुकर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कुबुकर बोलते हैं। कंप्लीट। चलिए अब देखो यहाँ पे, वैसे तो पेपर में आपको अथवा मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अथवा ले रखा है ताकि आपको एक क्वेश्चन और समझा सकूं। देखो, चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली पद्धति अपना रखी थी जिसे याम कहते थे, जिस तरह जिससे कि राज्य के दूरस्थ स्थानों पर संपर्क स्थापित किया जा सकता था। बच्चों, याम जो है ये किसका दूसरा नाम है? अगर आपको ये पता है तो आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो याम किसका दूसरा नाम है बच्चों? याम, नोयान कौन कह रहा है? नोयान नहीं है बच्चे, हरकारा है। क्या है? हरकारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है? ओहो, इसे साथ में सेट करना भूल गया चलो कोई बात नहीं, तो इस पे मिलान करते हैं एक बार। देखो इसमें एक तरफ तो भाषा दी गई है और एक तरफ है कि वो कहाँ बोली जाती थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अरामाइक भाषा कहाँ बोली जाती थी बच्चों। अरामाइक भाषा आपको पता होगा, दजला फरात नदी ये मेसोपोटामिया से संबंधित है ना? तो कहाँ बोली जाती होगी? फरात के पश्चिम में, यानी कि पहले का बी। अब पहले का बी एक तो हमें ये मिला, ठीक है, और चलिए चलिए चलिए, यही मिल गया आंसर हमको। अब हमारा आंसर बी हो गया। कैसे? एक हमें पता चल गया ना, बाकी दूसरे का सी है, यानी कि मिस्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी? कॉप्टिक। उत्तरी अफ्रीका में ब्यूनिक और बर्बर और स्पेन में बोली जाती थी कैटेलिक। ठीक है, तो याद कर लेंगे बच्चों, फरात के पश्चिम में अरामाइक बोली जाती थी, मिस्र में कॉप्टिक बोली जाती थी, उत्तरी अफ्रीका में ब्यूनिक, बर्बर और स्पेन में कैटेलिक। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख लेंगे। मैं इसको बेसिकली ठीक करना भूल गया क्योंकि आपकी लाइव क्लास भी अटेंड करनी थी, इसीलिए। वेल आंसर आप यहाँ पे मैच करेंगे तो आपका बी वाला हो जाएगा। चलो अब आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र किसका है? वैसे तो जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर तो सभी को पता होगा। एक बार देखते हैं कि कौन सा बच्चा आंसर करता है इसका। ये चित्र किससे संबंधित है? ऐसे ही मैंने आपको कुछ 4 से 5 और चित्र बता रखे हैं, उसी में से आपके पेपर में ये चित्र वाला क्वेश्चन आएगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देवांशु वेरी गुड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की महान दीवार। ठीक है, देख लेंगे इंग्लिश में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलो अब देखते हैं अभिकथन को, अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन को। अभिकथन ये कहता है बच्चों कि मेसोपोटामिया के लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। यानी कि मेसोपोटामिया के जो लिपिक होते थे, इन्हें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में चिन्हों को सीखना पड़ता था और गीली मिट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। कारण क्या था? दरअसल जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, इसीलिए लिपिकों को सैकड़ों चिन्हों को सीखना पड़ता था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला। वेरी गुड, दोनों सही हैं और व्याख्या भी है यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे। असिस्टेंट ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10th। अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित कथनों पे विचार करो, और ये नाइट के बारे में है। ठीक है, देखो नाइट जो हुआ करते थे ये अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। बिल्कुल सही बात है, नाइट जो थे ये अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देते थे। युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था, एक तो निश्चित रकम और साथ ही लॉर्ड की तरफ से युद्ध में लड़ने का वचन भी। उसके अलावा नाइट जो थे ये प्रतिदिन बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में समय निकालते थे। ठीक है, नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकता था, लेकिन सबसे पहली निष्ठा उसकी अपने लॉर्ड के प्रति होती थी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ओके वेरी गुड, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ए वाला हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये सब हमारे सही हैं। चलो तो यहाँ पे देख लेंगे नाइट्स के बारे में, आपकी सारी की सारी बातें एकदम सही हैं बच्चों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो आई होप अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कीलाकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों कीलाकार के संदर्भ में कौन सा सही है? देखो कीलाकार एक पत्रिका थी? नहीं, कीलाकार जो है ये लातिनी शब्द क्यूनियस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फोर्मा जिसका अर्थ होता है आकार। यानी कि क्यूनियस और फोर्मा, तो क्यूनियस का मतलब होता है खूंटी, फोर्मा जिसका अर्थ होता है आकार। ठीक है, तो खूंटी के आकार का, यानी कि इसमें से कौन सा सही है बच्चों? बी वाला। वेरी गुड, बी वाला राइट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे एक 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा, वो भी आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन ये है, 3री शताब्दी के संकट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक बार सारे बच्चे आंसर करो कि कौन सा कथन सही है। ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए, बिल्कुल ठीक। 225 ईस्वी में ससानी वंश के सापर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया, और ये जो राजा जिसके खिलाफ युद्ध करते थे उसे बर्बर बोलते थे। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, इसीलिए इसको 3री शताब्दी का संकट बोला जाता है। मतलब कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आंसर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सारे बच्चे आंसर कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो अनुष्का कुमारी, सलोनी कश्यप, अभिषेक है, रवि मंडल है, सितारा रावत एंड साहिल राजपूत, और ये आपका क्या नाम है? सुजमे, बताइए एक बार। रवि मंडल है, वंशिका और देवांशु है, ज्योति ऑल्सो, रानी कुमारी, साहिल, ये तो बताई दिया अभी मैंने। चलो बहुत अच्छे, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। देखते हैं किसको पता है कि रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ऐसी भाषा थी जो कि रोमन साम्राज्य के प्रशासन के लिए
उपयोग की जाती थी। तो वो भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो वो भाषा कौन सी थी, फटाफट से बताओ। ओके ठीक है, चलो लातिनी और यूनानी, कौन सी थी? लातिनी और यूनानी। ये कौन था? स्नेहलता। आंसर 11th का नहीं, अच्छा 11th का कर रहे हो, चलो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि सी वाला करेक्ट है। तो मेन्यू लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन रोमन एम्पायर, बट विच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो लातिन एंड ग्रीक, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया का वह कौन सा एक रेगिस्तान वाला भाग था जहां सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? बच्चों ध्यान से समझो, सबसे पहले आपको यह बताना है मेसोपोटामिया का वो कौन सा भाग था जहां सबसे पहले नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, जहां सबसे पहले लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। जो स्थान एक रेगिस्तानी इलाका है वो मेसोपोटामिया का कौन सा भाग है? फटाफट से, सी वाला पूर्वी भाग? नहीं भाई, अब यहां पे चूक गए आप। अभिषेक राइट है आपका, और एक और बच्चा था भी इसने आंसर किया। हाँ ओके, चलो अब सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हो। दक्षिणी भाग है वो, कौन सा? दक्षिणी। तो याद रखना मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है, यहीं पे सबसे पहले नगरों का प्रादुर्भाव हुआ और यहीं पे लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। तो याद रखना इस बात को, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, साउथर्न पार्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये पहचानना है कि किसके बारे में है। देखो, एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है, यानी कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है और ये लिया गया है आपके जो स्टार वाले ने पॉइंट होते हैं वहां से। एक यूरोपीय नाम जो कि वास्तव में एक सुगंधित राल है, इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। अब आप कहोगे हैं हिस्ट्री में ये धूप, अगरबत्ती, इत्र कौन बनाता है? ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, इसे हम वोस्वेलिया के पेड़ से प्राप्त करते हैं। इसकी सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती है। तो ये किसकी बात हो रही है? 15 का आंसर है बी, ऑफिशियल राहुल। क्या बात है, राइट आंसर। इसको फ्रैंकिनसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकिनसेंस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। बेसिकली अवन जो है ये एक प्रकार की झोपड़ियां होती थी, मैपालिया जिसे बोला जाता था। ओके, तो आपका आंसर जो है ना बी वाला हो जाएगा। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बी की तरफ इशारा करती है। कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले दार्शनिक कौन थे? सामंतवाद जो कि एक जर्मन शब्द किससे बना हुआ है बच्चों? जर्मन शब्द फ्यूड से बना हुआ है। ठीक है, हाँ फ्यूड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। तो इस पर सबसे पहले काम किसने किया था? डी, वेरी गुड, मार्क ब्लॉक ने। तो हु वाज द फिलोसोफर टू वर्क ऑन फ्यूडलिज्म फर्स्ट? दैट इज मार्क ब्लॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। यानी कि ध्यान से देखो, इसको दोबारा पढ़ लो चाहे तो। कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेके पूर्वी अरब तक का जितना भी इलाका था और कभी कभी अफगानिस्तान, ये सभी ईरान के नियंत्रण में था। रीजन ये है कि इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग तायेन यानी कि बृहद चीन और मोटे तौर पे पश्चिम कहा करते थे। ठीक है, तो कौन सा होगा? डी वाला। कौन कह रहा है भाई? यहाँ पे गलत तो कोई नहीं है, बल्कि दोनों सही होने के साथ साथ यहाँ पे व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, ईरान के नियंत्रण में थे। क्यों थे? क्योंकि ये रीजन यहाँ पे बताया गया और ये सही रीजन है। ठीक है, तो आपका ए वाला करेक्ट है। यहाँ पे 17 का देखेंगे, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये एकदम सही व्याख्या करता है। ओके, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 18। वह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जो कि दो विस्तृत तट रेखाओं, पर्वत श्रेणियों, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। वे कौन थे? अरे सर जी इतना कठिन? हाँ ऐसा भी आएगा। क्या बताना है आपको? उस रोमन साम्राज्य की पहचान करनी है जो कि दो विस्तृत तट रेखाओं के बीच में, पर्वतीय श्रेणियां थी इसके पास में, लंबी नदियां थी यहाँ पे, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। हम किसकी बात करें यहाँ पे?
अब बताओ एक बार। ओके, सी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन आया है अभी? अंसारी, मिस्केन अंसारी, वेरी गुड। गॉल था बच्चों, वो कौन था? गॉल। किसकी बात हो रही है? गॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसी में देखो मैंने एक अथवा ले लिया है ताकि आपको एक आधा क्वेश्चन और समझा सकूं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे, ठीक है। तो ये जो मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे ये लगभग किस समय के थे? यानी कि इतिहासकारों को खोज के दौरान ये जो मिट्टी की पट्टिकाएं थी ये किस समय की मिली हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो किस समय की मिली हैं? ओके, ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड। 3200 ईसा पूर्व द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टेबलेट्स। इट इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम विच पीरियड? 3000 या फिर 3200 BC। ओके, वेरी गुड। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकंड, हाँ ठीक है। 19 देखो, वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी हुआ करते थे, ठीक है। किसकी बात होगी? ये लोग विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी होते थे, जिनके उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चरागाह और उनके असामी कृषकों के घर और खेत हुआ करते थे। इनका घर मेनर कहलाता था। तो मेनर का संबंध किससे है बच्चों? ओके, मेनर का संबंध किससे है? वेरी गुड, ये है लॉर्ड से। मेनर का संबंध किससे बच्चों? लॉर्ड से संबंधित है। तो 19th का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है 20 में, रोमन साम्राज्य की विश्व को क्या देन है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य ने विश्व को क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो साम्राज्य स्थापना और राज्य प्रबंधन की शिक्षा दी है, सैनिक संगठन संचालन की विधा दी है, सैकड़ों पुल, साहित्य एवं दर्शन तथा भवन निर्माण की कला दी है पूरे विश्व को। यानी कि कौन सा ठीक हो जाएगा? डी वाला। एक बच्चा है जो कि 12th का यहाँ पे, वो कह रहा है कि सर ज्योग्राफी का इंग्लिश मीडियम में करवा दो। बच्चा ज्योग्राफी का हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी रहेगा वो आपका कल कितना है 18, ठीक है, 18 तारीख से आना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रोमन एम्पायर टू द वर्ल्ड? तो यहाँ पे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि मारी के राजा के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, मारी के राजा एमोराइट समुदाय के होते थे, बिल्कुल सही है। मारी के राजा की पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर किया, जैसे ओर, चंद्र, इन्नाना, प्रेमवायुध की देवी, इनका बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद इन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया। हाँ ये सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये हमारा सही है। तो अब एक बार सारे बच्चे इसका आंसर देखो कौन सा हो सकता है, फटाफट से सारे बच्चे बताओ। वेरी गुड, 21 का आंसर होगा ए। नहीं, ए नहीं है, ए किसने बोला? राहुल, गलत है। यहाँ पे होगा सी वाला, 1 2 3 4, ये सही है। क्यों सही है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बात कही गई है ना कि इन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर किया, ये गलत है। क्योंकि इन्होंने आदर नहीं किया तभी तो इन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया। क्योंकि ये तो एक प्रकार से एमोराइट समुदाय यानी कि मूल मेसोपोटामिया के तो थे नहीं, किसी और अन्य कंट्री से आए थे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ के देवी देवताओं का आदर नहीं किया और डेगन जहाँ से आए थे स्टेपी क्षेत्र से, वहां के लिए मारी में एक मंदिर बनवाया, है ना। ये चीज थी बच्चों। अरे गलत हो गया, कोई बात नहीं, कम से कम आपको पता तो चला और आपकी प्रैक्टिस हुई अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी वाला। तो इसी प्रकार से सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। ये आपके क्या नाम है, जो किंग थे उसके बारे में है। इसमें बस तीसरा गलत है, पहला, दूसरा और चौथा ये आपका सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार जितने भी बच्चे अभी तक इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हो, एक बार मुझे बताओ फटाफट से कि अभी तक आपको मैंने जो 21 MCQ करवाए हैं, ठीक है, इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, मैं कुछ बच्चों के नाम भी बोलूंगा जो भी बताएगा कितना स्कोर है। फटाफट से बताओ कितना स्कोर है आपका। 21 आउट ऑफ कितना है। ठीक है, देखते हैं किस बच्चे का क्या स्कोर है। राहुल 19, वेरी गुड। और बच्चे आए बताओ कितना स्कोर रहा आपका। ओके रवि
15। स्पेस फैक्ट सजी ज्योग्राफी करवा देंगे, टेंशन मत लो। सलोनी है 19, आशीष रंजन 15, शिवम 19, ज्योति के हैं 17, अनुष्का कुमारी 20। वाओ वेरी गुड। सलोनी कश्यप 19 और इसके बाद में है रानी कुमारी 16, रवि मंडल हैं 15 और स्नेहलता। अच्छा अभी आप आंसर कर ही रहे हो, ठीक है। आपने वैसे नाम नहीं बताया, ये शूज़ में जो भी नाम है आपका, शूज़ में 19, ठीक है। शिवम 19, ईशान मलिक 18, अनिष्का अंश, क्या बात है 21। वैसे मैंने आपको एमसीक्यू का लाइव चैट में तो आंसर करते हुए देखा नहीं, चलो खैर अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया आंसर किया बच्चों आप सभी ने। अब हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों अपने इस पेपर के अगले सेक्शन को, ठीक है। तो हमारा जो अगला सेक्शन है कौन सा होगा, खंड खा का, जिसमें 22 से 27 लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। तो अब सारे बच्चे आप ध्यान से इसको देखना, क्योंकि अब आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, थ्योरी वाले वो शुरू होंगे, ठीक है। तो देखो खंड नंबर खा यानी कि सेक्शन भी अब हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 22 से 27 लघुत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। आओ बच्चों एक एक करके समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो शहरी जीवन था, इसमें श्रम विभाजन तथा एक सामाजिक संगठन को समझाइए। सिंपल सा बताना है, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो शहरी जीवन था, यहाँ पे श्रम विभाजन कैसा था और एक इसके लिए सामाजिक संगठन की आवश्यकता थी, वो बताइए, ठीक है। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन की विशेषताएं। सबसे पहली बात, शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था कैसे, एग्जाम्पल के जरिए समझना होगा। देखो जो शहर है वहां पे एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले की विशेषज्ञता तो सिर्फ कहां तक होगी, नक्काशी या फिर पत्थर उकेरने तक ही सीमित होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, तो मेरी विशेषता कहां तक है, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मेरी जो एग्जाम वगैरह यहाँ तक नॉलेज है। अब मुझसे कोई ये कह दे कि जाके लोहार के जाके तुम जो है ना वो हथौड़ा लेके पीटो और तुम हाशिया बनाओ या ये बनाओ, तो वो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो जिसकी जो विशेषज्ञता थी वो वही कर सकता था, इसीलिए अब वो व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मुद्रा बनाने वाला जो व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। कांसे के औजार बनाने वाला है, तो ये धातु तांबा रांगा टीन लाने के लिए खुद तो बाहर जाएगा नहीं, साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहेगी, तो ये भी वो खुद तो लाएगा नहीं। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी एक सामाजिक संगठन थे। तो शहरी विनिर्मिताओं के लिए ईंधन, धातु और विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की आदि की जो जरूरत की चीजें थी, ये विभिन्न जगहों से आती थी, जिनके लिए एक संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती थी। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते थे और उन्हें संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी, ठीक है। इसीलिए शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना भी पड़ता था। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर था बच्चों, ठीक है। आ गया समझ में आया है तो सारे बच्चे एक बार लिखेंगे चैट सेक्शन में कि यस सर ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण क्यों था, क्या रीजन थे। यस सर वेरी गुड। तो क्या रीजन थे इसके कि मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए इंपॉर्टेंट था, आओ समझते हैं। देखो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया कई तरीके से महत्वपूर्ण था। कैसे, देखो यूरोप के लिए जो एक पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल, ठीक है। तो बाइबल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें जो मेसोपोटामिया स्थल है इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब जब धर्म के ग्रंथ में इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है तो भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही। उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट जो था इसकी बुक ऑफ जेनेसिस, इसमें जो शिमार है, ठीक है, शिमार अर्थात जो मेसोपोटामिया का शहर है शुमेर, इसको ईंटों से बने हुए शहरों की भूमि कहा गया है, ठीक है। ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है, जो मेसोपोटामिया का साहित्य वहां से भी मिली है। इस कहानी के मुख्य पात्र ज्याऊशूद्र या उतना पिष्टम कहा जाता था, ठीक है। 1960 के दशक में ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां
अक्षरांश सही नहीं माने जाते थे, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को, अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती थी। बाइबल की उल्लिखित जल प्रवाह की कहानी भी इसी में अंकित की गई है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है इसको इंपॉर्टेंट मानने का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपके ये दोनों क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के इंग्लिश मीडियम में। तो देखो क्या है, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अर्बन लाइफ इन मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन। तो आपके सामने देखो ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ए बी और सी, बस यही आपको लिखने, ज्यादा नहीं। वाई वाज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस, डिस्क्राइब। तो क्यों जरूरी था बच्चों, तो मेसोपोटामिया वाज इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस बिकॉज ऑफ दैट, दीज आर मेन रीजंस। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मंगोल साम्राज्य का विस्तारित वर्णन कीजिए। इनकी मंगोल साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, कब से कब तक था, कहां से कहां तक, ये आपको बताना है। तो मंगोल साम्राज्य का विस्तारित वर्णन। देखो, मंगोल शासक पहले तो बौद्ध हुआ करते थे, ठीक है, पहले बौद्ध थे ये, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये मंगोली बौद्ध तुर्कों के संपर्क में आए तो इन्होंने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। ठीक है, इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान और मंगोलिया के घुमंतू जनजातियों के एकीकरण से हुआ। ठीक है, आपको पता होगा ना वो जो यास थी, यास नियम संहिता, उसी की वजह से ये जो भी मंगोलिया लोग थे वो सभी एकत्र हो पाए थे, मतलब संगठित हो पाए थे। ठीक है, मध्य एशिया से शुरू होने वाला ये मंगोली साम्राज्य अंततः पूर्व में यूरोप से लेके पश्चिम में जापान के सागर तक और उत्तर में साइबेरिया से लेके दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक भी फैला था। अब भारत में कहां पे निशान है इसके, तो इसके निशान दिल्ली में है। ठीक है, आमतौर पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य माना जाता था अपने समय में। अपने शीर्ष पे, यानी कि जब ये बहुत ज्यादा विकसित था, तब इसका एरिया 9700 किलोमीटर तक फैला था और इसकी आबादी में लगभग 100 करोड़ की जनसंख्या रहती थी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका इसका आंसर। ओके बच्चों, तो कहां से कहां तक ये फैला हुआ था, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ चैट सेक्शन में कि ये जो क्वेश्चन था मंगोल साम्राज्य का विस्तारित वर्णन समझ में आया या नहीं। फटाफट से बता दो सारे सब बच्चे, समझ में आया या नहीं। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है बच्चों। ठीक है, फटाफट से बताओ, फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बताइए एक बार। जी सर, ओके सर, ओके सर। चलो, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो यहां से देख लीजिए कि डिस्क्राइब दी मंगोल अंपायर इन डिटेल। तो मंगोल अंपायर जो था वो कैसे फैला हुआ था, आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि अभिजात वर्ग सभी वर्गों में से सबसे अधिक अमीर और शक्तिशाली होते थे, स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ भाई, अभिजात वर्ग जो था ना, ये सभी वर्गों में सबसे अधिक अमीर और शक्तिशाली होते थे। आप ये कैसे कह सकते हो, तो लिखेंगे अभिजात वर्ग की विशेषता। सबसे पहली बात, अभिजात वर्ग की एक खास विशेष हैसियत होती थी, उनका अपना पसंदीदा, अब मतलब उनकी अपनी जो है एक संपदा होती थी जो कि स्थायी तौर पे उनके नियंत्रण में होती थी। ठीक है, अभिजात वर्ग के पास अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की पावर होती थी, सैनिक तो थे ही और भी इसको बढ़ा सकते थे। उनके पास अपनी सामंती सेना भी थी, ये अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, अपने स्वयं की मुद्रा भी अपने एरिया में चलवा सकते थे, ये अपनी भूमि पर सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे, ये विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी होते थे, जैसे कि क्या नाम है, घर, ठीक है, उनके निजी खेत, जोत, चरागाह और असामी कृषकों के घर खेत होते थे और इनका घर मेंदर भी कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया। ओके बच्चों, तो अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में आप यहाँ पे ये बात बताओगे। ठीक है, चलो इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाई द एरिस्टोक्रेसी वाज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल क्लासेस। तो कैसे था, आप इस पॉइंट को यहां से पढ़ लीजिए। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रोमन साम्राज्य के दौरान दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। बच्चों इसके बारे में 8 नंबर में मैं आपको एक क्वेश्चन पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है, कि रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी, लेकिन 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति निम्नलिखित रही थी। सबसे पहली बात, रोमन साम्राज्य में जो दास हुआ करते थे
इनको पूंजी निवेश का दर्जा दिया गया था, अर्थात दासों को व्यापार की वस्तु समझा जाता था। जैसे हम ये आटा दाल चावल तेल खरीदते हैं ना बाजारों से, सब्जी वगैरह, इनको भी वैसे ही खरीदा बेचा जाता था। क्या उपयोग था इनका? तो जहां फसल की कटाई के लिए गुलामों की अधिक आवश्यकता होती थी और जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों का नुकसान पहुंच सकता था, वहां दासों को उपयोग किया जाता था। तो दास कहां उपयोग में ला जाती थी? फसलों की कटाई में, ठीक है, खास करके वो जहां पे गुलामों की ज्यादा आवश्यकता होती थी। दूसरा, जहां पे आम श्रमिकों को कोई बीमारी वगैरह ज्यादा लग सकती थी, उन जगहों पर इनको उपयोग किया जाता था। इनसे पालकी वगैरह भी उठवाई जाती थी। ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लास 12 का ज्योग्राफी वन शॉट बना देंगे बच्चे। क्रूरतापूर्ण और सहानुभूति व्यवहार, जैसे कि रोमन साम्राज्य के जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, ये श्रमिकों एवं दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोगों का दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर सहानुभूति जैसा होता था, ठीक है, और इनका हिसाब किताब वगैरह भी रखा जाता था। ये बात है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ स्लेव्स ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। तो इसके बारे में आपका ये पॉइंट हो जाता है और आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ चुका है। चलो अब यहाँ पे है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तीसरी शताब्दी का संकट पहली और दूसरी शताब्दी की शांति अवधि से किस प्रकार भिन्न था? यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी, पहली दूसरी शताब्दी शांति की शताब्दी मानी जाती थी, शांति का काल, लेकिन संकट उभरा तीसरी शताब्दी में, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, लेकिन तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे। तो तीसरी शताब्दी का संकट, सबसे पहली बात, रोमन साम्राज्य में ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। थर्ड सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर थे, मतलब रोमन एम्पायर जो था, यहाँ पे ईरान के जो ससानी वंश के शासक थे, इन्होंने कई बार आक्रमण करने शुरू कर दिए। अब इन्हीं आक्रमणों के बीच रोमन साम्राज्य के ही जर्मन मूल की जनजाति फ्रैंक, एल्मनाइड और गोथ, इन्होंने क्या किया? रोमन साम्राज्य के बहुत सारे प्रांतों पे कब्जा कर लिया, ठीक है, और उन साम्राज्यों में अस्थिरता आ गई, यानी कि रोमन साम्राज्य अब धीरे धीरे अस्थिर होने लगा। 225 ईस्वी में ससानी वंश के ही साप प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। एक तरफ तो साम्राज्य के बहुत सारे प्रांतों पे कब्जा हो गया इनका, ठीक है, रोमन साम्राज्य के, और रोमन साम्राज्य के ही 60,000 सैनिकों को मार गिराया ससानी वंश के साप प्रथम ने, ठीक है। इतना ही नहीं, रोमन साम्राज्य की जो पहले वाली राजधानी थी एंटियोक, एक तो दूसरी बनाई गई थी कुस्तुनतुनिया, इससे पहले थी एंटियोक, तो रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमाओं के आर पर आक्रमण कर लिए और उस पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। इतना ही नहीं, सम्राट उन लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। इसी बीच लगातार आक्रमण करते रहे। 47 वर्षों में लगभग 25 सम्राट हुए। इसे ही तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया बच्चों कि तीसरी शताब्दी का संकट किसे कहा जाता है। ओके, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको इसके बारे में पता चला, ठीक है, कि तीसरी शताब्दी का संकट किसे कहा जाता है। ओके, फटाफट से सारे बच्चे बताओ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर, बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर जी, चलिए बहुत अच्छा लगा जान के। अब देखो इसमें हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के बारे में ही। रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो रोमन साम्राज्य का पतन भाई क्यों हो गया था, इसके बारे में ज्यादा नहीं, कुछ 3 से 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी? तो रोमन साम्राज्य के पतन में सबसे पहला कारण, रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान रहा है। जैसे अभी हमने देखा था ना, जो ससानी वंश के साप प्रथम थे, इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, पूरी राजधानी एंटियोक पे कब्जा कर लिया, डैन्यूब वाले एरिया को कब्जा कर लिया और 60,000 रोमन सेना को मार डाला, है ना। तो एक ये रहा कि बाहरी आक्रमणों का योगदान है। इसके अलावा उत्तर में जर्मन मूल के समूहों के द्वारा आक्रमण किया गया। अभी हमने देखा था ना, ये जो 3 एरिया थे, कौन कौन से 3 जनजातियां, फ्रैंक, एनामलाइड और गोथ, ठीक है, जो कि जर्मन मूल की जनजातियां थी। तो इन्होंने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पे कब्जा कर लिया,
तो इससे अस्थिरता आई रोमन साम्राज्य में। इसके अलावा सभी बड़े बड़े पोतों पर अधिकार कर लिया गया और अपने राज्य स्थापित कर लिए गए, जैसे कि स्पेन में विसिगोथ हो गया, गॉल में फ्रैंक हो गया और इटली में लोम्बार्डो राज्य हो गए। तो इन सभी पे बड़े प्रांतों पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, यहां तक कि ईरान के ससानी वंश के शासकों के द्वारा पूर्वी प्रांतों का आक्रमण किया गया, सैनिकों की हत्या करके उसे लूट लिया गया, पूरी राजधानी एंटियोक पे वो कर लिया गया था, क्या बोलते हैं, आधिपत्य जमा लिया गया था। भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम अरबों के अधिकार में आ गया और इस प्रकार से रोमन एम्पायर यहाँ पे खत्म हुआ। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ये खत्म होता चला गया। ठीक है, तो अब इन्हीं क्वेश्चन को सेम टू सेम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि हाउ वाज द क्राइसिस ऑफ 3rd सेंचुरी डिफरेंट फ्रॉम द पीसफुल पीरियड ऑफ द 1st एंड 2nd सेंचुरी। तो कैसे है बच्चों, आपको 3rd सेंचुरी के बारे में जो टेंशन इमर्ज हुई थी, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ था, उसके बारे में ये बताना है। ठीक है, एंड इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजंस फॉर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में देखो रीजन क्या है रोमन एम्पायर के फॉल होने के, तो वो आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अभी तक हमने इस पेपर का अपना जो अगला वाला भी सेक्शन था, सेक्शन नंबर बी, वो यहाँ पे पूरा समझ लिया है। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी ने मेरे साथ मिलके इस वीडियो में 11वीं क्लास के आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है कल, इसके लिए 4th सैंपल पेपर इसको अच्छे से समझ लिया है। अब जो हमारे बच गए हैं ना अभी, कौन कौन से, खंड गा घा ना, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन और मैप, इन सभी को आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा, जो कि इस वीडियो के 1-2 घंटे में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप उस पार्ट 2 की वीडियो को जरूर से देख लेना अगर आप अपनी तैयारी और अच्छी करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी सैंपल पेपर 4 के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चे पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।